दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपने इनको मिस कर दिया है तो आप ज़रूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस मार्केट में काफ़ी बड़ी तेज़ी चल रही है। डाउ जोन्स 681 पॉइंट्स ऊपर है, 1.33% का जंप है। नैस्डैक में अच्छी तेज़ी, 3% के आसपास का जंप। फैंग की बात करें तो फैंग तो 4.5 से लेकर 5% ऊपर है। यानी इतना चीयर इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में नहीं किया जितना यूएस मार्केट में कर रहे हैं, और मोस्टली जो टेक कंपनीज उनके स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं तेजी टिकाऊ है, कोई प्रॉफिट बुकिंग अभी तक इसमें देखने को नहीं मिली है। अब देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी अपडेट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान से समझ के देखना ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। पिछले वीडियो तक हमने बातचीत की थी कि अब वो समय आ चुका है जिसमें एमओयू साइन होगा और डील साइन होगी यूएस और ईरान की। लेकिन बीच बीच में काफ़ी अपडेट्स हमने देखी जिसमें यूएस कुछ और कहता है, ईरान कुछ और कहता है। अभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, क्या कुछ हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बजे के आसपास दोपहर में न्यूज़ आती है कि ईरान क्लेम करता है कि जो अग्रीमेंट परमिट हुआ है, यानी जो डील साइन होने के लिए जो अग्रीमेंट पास हुआ है, उसके अंदर फ्यूचर रेवेन्यू कलेक्शन इन हॉर्मुज के अंदर यूएस ने एक्सेप्ट कर लिया है। अल्टीमेटली इसमें नुकसान किसका है? इंडिया का है। यूएस का तो कोई नुकसान है नहीं, और एक्सेप्ट किया है। और उसके अंदर ये मेंशन कर रखा है कि ईरान और ओमान का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और आगे चल के इन दोनों को अलाउ कर दिया गया है नेविगेशन फीस उठाने के लिए आफ्टर 60 डेज, यानी 60 दिन के बाद में ये फीस उठाएंगे। हॉर्मुज फ्री नहीं है, कुछ दिनों के लिए फ्री रहेगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज़ आती है अभी रात को जस्ट 9:11 के आसपास, और इसमें कंफर्मेशन आ चुका है कि एमओयू साइन हो चुका है विद ईरान। एमओयू की बात करें तो अपन, एमओयू एक प्री डॉक्यूमेंट होता है जो कि टेम्पररी होता है, उसके बाद में फाइनल डील साइन होती है। बट एमओयू का साइन होना भी अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये पहला कदम है। और इसको मैं किस तरह से देखता हूँ उसको आगे चल के चेक कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ट्रंप एंड वेंस ने यहाँ पे एमओयू साइन करा लिया है और पार्लियामेंट्री स्पीकर के सामने ये जा चुका है। अब इसके अंदर क्या कुछ है, ये अभी न्यूज़ आ रही है, यूएस कुछ कहता है, ईरान कुछ कहता है। एक्चुअली यहाँ पे है क्या, उसका आइडिया लगेगा आपको 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर। डिटेल ऑफ अग्रीमेंट विल बी पुट आउट विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यानी 24 से लेकर 48 घंटों में ये जो डिटेल है ये आपके सामने पहुंचेगी। और साथ में आप ये देख सकते हैं कि यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं ये कह रहे हैं कि मेजर ट्रैफिक सर्ज हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यानी जो ट्रैफिक अटका हुआ था, आई थिंक इंडिया की 15 शिप्स जो फर्टिलाइजर की वो अटकी हुई है, क्रूड की तो काफ़ी सारी शिप्स अटकी हुई है। अब आना जाना शुरू हो चुका है। अब देखिए, मुझे पर्सनली क्या लग रहा है कि एटलीस्ट अभी कुछ टाइम के लिए तो ये ओपन करने के लिए यूएस की स्ट्रैटेजी है। हो सकता है आगे चल के बीच में बात ये हो जाए कि हम कोई भी पेमेंट आपको नहीं करेंगे 60 डे एटलीस्ट, या फिर जितना भी टाइम की यहाँ पे मांग की है यूएस ने, जिसने ईरान ने मान भी लिया है कि अभी कोई फीस चार्ज नहीं होगी, हॉर्मुज ओपन हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस की यही कोशिश है कि जितना हो सकता है उतने टाइम तक हॉर्मुज को ओपन रखें। ठीक है। और ये जो एमओयू है, ये फर्स्ट आपको ये देखना है कि ये फाइनल अग्रीमेंट नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट के एंड का। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ये सब चीज़ें अपन देखेंगे पॉजिटिवली इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को अब जो भी प्रॉब्लम चल रही थी एलपीजी से रिलेटेड या क्रूड से रिलेटेड या फर्टिलाइजर से रिलेटेड, वो जो प्रॉब्लम है ना, कुछ टाइम के लिए, देखो 60 डेज बहुत बड़े नंबर यहाँ पे दिखा दिए इन्होंने। मैं तो कहूँगा कि कुछ हफ्तों में ही अगर हमको हॉर्मुज ओपन मिल जाए तो वही वो बड़ी बात है, क्योंकि पता ही है आपको, अगले दिन ही कमेंट्री चेंज हो जाती है, अगले दिन ही इनकी बातें चेंज हो जाती है, फ्लिप कर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में 24 to 48 आवर्स में ये रिलीज होगा। और साथ में आप ये देख सकते हैं, देखो अब बड़ी बात यहाँ पे क्या है, टेक्निकल जो डिस्कशन है ना वो इस हफ्ते के बाद में शुरू हो गए। एमओयू में पॉसिबल है $300 बिलियन ईरान फंड रीबिल्डिंग करने के लिए। मतलब ईरान को जो भी नुकसान पहुंचा है यूएस और इजराइल के द्वारा, ईरान को वापस से बनाने के लिए $300 बिलियन पे करेगा यूएस। और ये कहा है यूएस के ऑफिशियल्स ने। ठीक है। इसमें तो यूएस की हार हुई। एक्चुअली आप किसी को ठोक रहे हो फिर उसका मरहम पट्टी भी करवा रहे हो, तो ये किस तरह की वॉर है। बाकी आप देख सकते हैं फ्रोजन फंड्स के ऊपर बातचीत है।
सैंक्शंस में रिलीफ भी दे दी है ईरान को, तो अल्टीमेटली इसमें फ़ायदा ईरान का ही हुआ है, ना इनका कोई गोल अचीव हुआ अभी तक कि यूरेनियम ले लिया या फिर न्यूक्लियर वेपन के अंदर इन्होंने पीछे कर दिया, उसको वो हुआ नहीं है। सेकंड, उसके बाद में आप देख सकते हैं इनको हॉर्मुज भी मिल चुका है। उसके बाद में आपने इनके जो फंड फ्रीज कर रखे थे वो भी शायद अनफ्रीज हो जाएंगे, और 300 बिलियन की रीबिल्डिंग फंड का भी यहाँ पे जिक्र किया है। जो भी सैंक्शंस लगे हुए थे कि ये ऑयल नहीं बेच सकते हैं कुछ कुछ कंट्रीज को, वो भी हटा दिए जाएंगे। सो जितना मुझे समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ट्रंप ने इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि कुछ दिन के लिए हॉर्मुज ओपन हो जाए और ये वापस से कॉन्फ्लिक्ट होगी, वापस से धमकीबाजी होगी, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो इसके बेसिस पे हुआ क्या है, ऑयल अभी नीचे 5%, इंडियन मार्केट्स ओपन थे तब भी 5% नीचे था, तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं गिरा, यानी आज इसका रिएक्शन देख लिया, मार्केट के अंदर इसका इम्पैक्ट हो चुका है। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने देखा एक ब्रेकडाउन, यस ये अभी भी मेंटेन है, और ये वो पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था। देखो क्वेश्चन ये आया था और मैं ऑलरेडी आई थिंक आज के फर्स्ट वीडियो में बता चुका था, एक बार मैं और क्लियर आपके लिए कर देता हूँ कि क्या अब मार्केट में तेजी शुरू हो गई है क्या? शॉर्ट आंसर में कहूँ, ठीक है, यस। डिटेल में आपको कहूँ, क्या वॉर एंड हो चुकी है? नो। क्या धमकीबाजी खत्म हो जाएगी? नो। क्या प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी? नो। लेकिन जो क्रूड है ना, वो क्या वापस ऊपर जाएगा? उसका भी जवाब है नो। सो क्रूड अब नीचे जाना शुरू कर चुका है, और जैसे रशिया यूक्रेन अभी तक चल रहा है, लेकिन क्रूड एक टॉप टच करने के बाद में नीचे आया, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, ऐसा नहीं है मैं सही बोलूँ गलत बोलूँ, कुछ भी हो सकता है, बट डेटा को देखकर मुझे लग रहा है, आप अपने ओपिनियन को नीचे कमेंट करना कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्रूड अब नीचे जाएगा अगले अटैक नहीं होने तक। जो अगला अटैक मुझे लग नहीं रहा है पॉसिबल है, क्योंकि यूएस को भी काफ़ी डैमेज हुआ है, और जो पावर प्लांट पे जो बड़े अटैक से अगर देखो हो जाता है तो फिर वो अलग बात है, एक्सेप्शन है, लेकिन नहीं होगा ना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये धमकीबाजी से कुछ अब फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे क्रूड आपको नीचे दिखेगा शायद, और उस वजह से मार्केट के अंदर तेजी बन सकती है। सो जो भी इन्वेस्टिंग के लिए रुके हुए थे, डेफिनेटली वो पॉजिटिवली चीज़ों को देखें, और अभी क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज के कैसी कमेंट्री आती है, रिजल्ट आते हैं, उसके बेसिस पे स्टॉक्स के ऊपर एक बार अपन बातचीत करते हैं आगे चल के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैरिफ्स, क्योंकि इसको लगाने के लिए किसी की जान लेनी नहीं पड़ती है, और ये आराम से बोल के लगाया जा सकता है। अब ट्रंप के पास में 301 का सेक्शन भी आ चुका है, जिसमें ट्रंप अलग अलग तरीके से टैरिफ को यूज़ कर सकता है। सो एक प्रॉब्लम खत्म तो दूसरी शुरू। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वॉर देखो रुक चुकी है, वैसे तो अटैक तो हुआ नहीं है, लेकिन ये धमकीबाजी चलेगी और ये लंबा चलेगा कुछ साल तक, ये वॉर की सिचुएशन जब तक ट्रंप है जब तक चलेगा, आई थिंक 28-29 तक ये चलेगा। टैरिफ्स ये भी चलेगा, तो मार्केट में तेजी बनेगी क्रूड के नीचे आने पर, लेकिन जो तेजी का पेस होगा ना वो काफ़ी स्लो होगा, जो रिटर्न्स बनेंगे ब्रॉडर मार्केट के अंदर वो काफ़ी स्लो बनेंगे। अगर यही चीज़ें कंटिन्यू रहती है तो फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक पे जाना पड़ेगा, जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जो स्टॉक्स अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टॉक्स अभी ब्रेकआउट कर रहे हैं, वैसे स्टॉक्स आपको चेक करने पड़ेंगे। सो एक न्यूज़ आती है जिसमें ट्रंप धमकी देता है 100% टैरिफ लगाने की, किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर, और ये क्या है? वाइन है। 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर डिजिटल टैक्स डिस्प्यूट सॉल्व नहीं की तो। ये कौन सी डिस्प्यूट है? देखो दोस्तों, 2019 में हुआ क्या था कि फ्रांस ने, ये जो यूएस की टेक कंपनीज है, बड़ी टेक कंपनीज है, एप्पल नहीं, जो हम बोल सकते हैं गूगल काइंड ऑफ कंपनीज, ये जो डिजिटली पैसा कमाती है, फ्रांस ने क्या किया, 3% का टैक्स लगा दिया कि हमको 3% की कमाई चाहिए, आपकी पूरी जो भी आप कमा रहे हो उसका 3% चाहिए अपने को। अब इस 3% को हटाने के लिए 100% के टैरिफ की धमकी दी है, क्योंकि फ्रेंच वाइन हर जगह एक्सपोर्ट होती है, तो उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो उनके रेवेन्यू में दिक्कत आएगी। आप कुछ कंपनीज के ऊपर करोगे, हम आपकी पूरी इंडस्ट्री के ऊपर कर देंगे। तो ये ट्रंप की धमकी है, और ये धमकी अब इंडिया को भी मिलेगी कि आपने हमारे ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा रखा है, हमने नहीं लगा रखा, तो ये सब चीज़ें भी नाटक हो गए। सो जब तक ट्रंप है, यस क्रूड नीचे होगा तो ट्रंप का इतना कुछ खास इंपैक्ट होगा नहीं, फिर मार्केट चलेगा लेकिन स्लो पेस के साथ में, लेकिन क्रूड अगर ऊपर अटक गया तो दिक्कत हो सकती है। सो ये गुड न्यूज़ है कि क्रूड अब नीचे आना शुरू कर चुका है। सो यस, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब स्लोअर पेस के साथ में चल जाए। सो फाइनली 200 करोड़ की बाइंग, छोटे मोटे पैसे एफआईएस ने फेंके आज, और इसके साथ में गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 79 पॉइंट्स ऊपर है, कोई बहुत मेजर तेजी नहीं है।
देखते हैं कि कल निफ्टी कैसे ओपन होता है, क्योंकि ये कोई फाइनल नहीं होता है कि गिफ्ट निफ्टी इतना ओपन है तो हो सकता है निफ्टी ज़्यादा ओपन हो जाए ऊपर, हो सकता है कम हो। ये सिचुएशन अभी के समय मार्केट की है। ये तो हो गया दोस्तों मार्केट का हाल, ब्रॉडर मार्केट का हाल। अब इंडियन जो कंपनीज जो डोमेस्टिकली डिपेंड करती है क्रूड के ऊपर वो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो कंपनीज है जो यूएस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे अपनी आईटी कंपनीज, टेक कंपनीज। उनको लेकर क्या सिचुएशन है, क्या कुछ न्यूज़ आ रही है स्टॉक्स, एक बार अपन उसको चेक कर लेते हैं। एआई का भी गेम चल रहा है, जो एआई में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी, जो कंपनी चलेगी। देखो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आईटी कंपनीज का बिजनेस इररेलेवेंट हो चुका है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, ये कंपनी स्लो चलेगी, अभी और गिरेगी, उसके बाद में रिकवरी आएगी, बट हाँ, धंधा बंद नहीं होगा, कंपनीज बंद नहीं होगी, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। एचसीएल टेक ने 1427 करोड़ रुपीस का इन्वेस्ट किया है ईआई के अंदर। ठीक है, हम ब्रीफली एक बार इसको देखते हैं। अनंत राज ने क्या किया, कंपनी ने लॉन्च किया क्लाउड डिवीजन सिंगापुर के अंदर। क्लाउड के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है, ठीक है, डेटा सेंटर के साथ में। गुड न्यूज़। शाम को 5 बजे आई है तो इम्पैक्ट होगा कल, ये 6 बजे न्यूज़ आई है तो इम्पैक्ट होगा इसका कल। उसके बाद में 12 बजे के आसपास न्यूज़ आई थी, परसिस्टेंट की इम्पैक्ट हो गया था, इसने भी टीम अप किया है, एआई पार्टनरशिप की है। परसिस्टेंट अभी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है एआई के अंदर। इन्फोसिस में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे न्यूज़ आती है कि कंपनी रिजल्ट देगी 23 जुलाई को, यानी नेक्स्ट मंथ। ये क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि Q1 आने वाला है। जी हाँ, बहुत जल्दी, ये 3 महीने चले गए। Q4 अभी आए थे, अभी चले गए। Q1 आएगा जुलाई से, स्टार्टिंग से अभी नंबर्स देखेंगे अपन कंपनीज के। आईटी कंपनीज में देखते हैं कि कैसे नंबर्स आते हैं, कैसी कमेंट्री आती है, उसके बेसिस पे फिर चीज़ों को थोड़ा सा सही से देखा जाएगा। बाकी हम टेक्निकल्स को देखें तो एचसीएल टेक डाउन ट्रेंड के अंदर है, सपोर्ट ब्रेक हुआ। अगला सपोर्ट यहाँ से भी 21% नीचे है। स्टॉक ऑल टाइम हाई से 44% नीचे है। कॉन्ट्रा बायर के लिए तो ठीक है, बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी है। बाकी जो देखना चाहते थोड़ा सा कि Q1 कैसे आते हैं या क्या चीज़ें होती है, तो सपोर्ट अभी नीचे है काफ़ी, तो बॉटम बना नहीं है, ये समझना है इन टेक कंपनीज में। अनंत राज डायरेक्शन ऊपर है, इसका मतलब सिंपल, जो एआई के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है उनके डायरेक्शन अच्छे हैं। नेटवेब, अनंत राज। रेसिस्टेंस के बीच में गैप कितना है, 37% का है, टाई अप किया है, क्लाउड के ऊपर कंपनी काम कर रही है, गुड न्यूज़। परसिस्टेंट स्ट्रेंथ है, सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, निफ्टी टूट रहा है, ये नहीं टूट रहा है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी ग्रोथ मिलने की संभावना बनी हुई है इन्वेस्टर्स की तरफ से, जो रिएक्शन देख रहे हैं उसके बेसिस पे और कंपनी के रिजल्ट्स के बेसिस पे। इन्फोसिस डाउन ट्रेंड में है, कुछ खास नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो यहाँ पे तो नंबर्स का वेट। ये सब देखना है अपने को, टेक कंपनीज में रिजल्ट्स का वेट, और जो बाकी कंपनीज है ग्रेजुअली हो सकता है वो अच्छा करे अगर क्रूड नीचे आता है। तो वॉर की सिचुएशन आपको बता चुका हूँ मैं पर्सनली मुझे क्या लगता है, बाकी आपका ओपिनियन नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने हैं, पिछले 2 वीडियोस पे आप देखना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।